आज के कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक एवं विशेष अतिथि महोदया सुश्री दीप्ति प्यासी जी का परिचय यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। वर्तमान में आप महाकौशल प्रांत में स्वदेशी अभियान प्रांत सह संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। गवर्नमेंट रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आप साधारण सभा की सम्मानीय सदस्य हैं। आपकी नियुक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 9 सदस्यीय टोली में युवा उद्यमी के नाते महाविद्यालय में की गई है। कोरोना संकट काल में सेवा के अनूठे उदाहरणों को प्रस्तुत करने वाली कहानियां का संकल स्मारिका सेवा भागीरथी का आपने हाल ही में संपादन किया है। वर्तमान परिदृश्य में समसामयिक विषयों पर अनेक अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर आप अपने मुखर विचारों से राष्ट्रीय भाव का जागरण कर समाज को दिशा देते आई हैं। आपका विचार एवं चिंतन स्वदेशी स्वाभिमान राष्ट्र गौरव का पुनर्जागरण मीडिया जगत की दिशा पर आधारित रहता है। आप निजी संचालित सॉफ्टवेयर कंपनी की संचालिका हैं। इससे पूर्व में आपने निक कॉलेज में 2 वर्ष प्राध्यापन कार्य किया है। 2008 में आप और आपका पूरा परिवार गौ सेवा को समर्पित है। आपके निवास में ही 24 गौवंश निवासरत हैं। आपने बीटेक और एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है तथा आपका निवास स्थान छतरपुर है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य मार्गदर्शक एवं विशेष अतिथि महोदया सुश्री दीप्ति प्यासी जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के संदर्भ में गोष्ठी का जो आयोजन हुआ है, हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति प्रोफेसर डॉक्टर व्योमकेश त्रिपाठी जी, माननीय कुलपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रोफेसर विकास कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनको अभी हमने सुना कि किस प्रकार गतिविधियों के माध्यम से लोक परंपराओं, लोक कथाओं, वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता को प्रकट करती हैं, आत्मनिर्भर भारत आदि विषयों पर कितनी गंभीरता से आपका चिंतन है। और ना केवल चिंतन है, चिंतन के साथ साथ क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया इतने वर्षों से सतत चली आ रही है। अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से सुनकर अति प्रसन्नता है कि आज इस तरह के प्रयास करने वालों के माध्यम से ही हम राष्ट्र परिवर्तन की नींव को जीवित खड़ा पाते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रही श्रीमती वर्षा कुंभरे जी, उपस्थित सभी प्रोफेसर, स्कॉलर, सभी को मेरा वंदे मातरम। आज मानव अधिकार दिवस है। भारतीय संस्कृति को संवहन करने वाला, उसे संजोने वाला और उसके लिए जो करते बने वो मानव अधिकारों को सुरक्षित करने वाला दिवस आज है। इसके साथ साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले सीडीएस को याद किया और आज का कार्यक्रम शहीद वीर नारायण सिंह जी को याद करते हुए उनकी वीरता, उनके बलिदान दिवस को समर्पित है। आज जयंती है भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और भारत रत्न भी से सम्मानित थे। और उन सभी महापुरुषों का कहीं ना कहीं आज जो इस दिन से लगाव है, जुड़ाव है, उन सभी को प्रणाम करते हुए हम सभी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, इस चिंतन के लिए कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या हो, एक विद्यार्थी के नाते, एक शिक्षक के नाते अगर कहें तो एक, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी जी मैम आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। बिल्कुल दीदी, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो वो हर युवा चिंतक के नाते जो युवा चिंतन मन करता है अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने अपने स्थान से हम सभी चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं और निश्चित रूप से प्रयास भी करते हैं, हम जहां भी हैं। युवा मन के साथ मुख्य रूप से आज जो चिंतन का विषय है
वह स्वदेश का भी है, क्योंकि आप लोगों के बीच में आत्मनिर्भर भारत का विषय आज वर्तमान की गतिविधियों को देखते हुए, वर्तमान भारत की परिस्थितियां भी आत्मनिर्भरता की ओर कहीं ना कहीं हमारा आह्वान करती हैं। उस आह्वान को समझते हुए उसको भी समझने की आज आवश्यकता है। 2020 में हमारा विश्व के अंदर जो हमारा भारत है, वह युवा देश कहलाया। औसत आयु 29 वर्ष, यानी विश्व के अंदर हम सबसे युवा देश हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे पास मैन पावर है, प्रोडक्टिविटी है, ब्रिलियंट ब्रेन है। वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक देश को उठाकर आगे चलाने में, बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती हैं, और कहीं और उसके लिए ऊर्जा भी देती हैं। कोलंबिया का एक शोध हुआ था कि भारतीय युवा दिमाग जो है, वो विश्व के अंदर पाए जाने वाले युवाओं से कहीं अधिक थोड़ा तेज चलता है और प्रगतिशील है। तो ऐसे बहुत सारे विषय आएंगे जिसमें हम कहीं ना कहीं ये बात आती है कि भारतीय युवाओं का चिंतन श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वह समाज से जुड़ा हुआ है, वो स्वयं से पहले सबका सोचता है, तो वह इसलिए श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। जब इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे, बहुत कम समय के लिए थे, 9 महीने के लिए होंगे, और विदेश अमेरिका जाना हुआ उनका, तब क्लिंटन वहां के राष्ट्रपति थे। और जब वो जो सभा वहां आयोजित की गई थी, उस सभा में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंद्र कुमार गुजराल जी से कहा, मिस्टर गुजराल, यू इंडियंस आर अमेजिंग पीपल, यू वन हाफ ऑफ माई सिलिकॉन वैली। आप सभी ने सुना होगा, सिलिकॉन वैली जो है वो सॉफ्टवेयर कैपिटल है विश्व की, उसमें हाफ यानी आधे से ज्यादा भी भारतीयों का योगदान है। उन्होंने सभा के अंदर इस बात को स्वीकारा। भारत के पास वो ब्रिलियंट माइंड है कि जिसने सिलिकॉन वैली की कार्य को ना कि बढ़ाया, बल्कि अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में, सॉफ्टवेयर में और आंशिक चीजों में गति प्रदान करने का कार्य भी किया। जब इतने ब्रिलियंट माइंड हमारे पास हैं, जो कि केवल देश नहीं बल्कि विदेश में भी अन्य अन्य संस्थाओं को न कि प्रेरणा देने का, ऊर्जा देने का, शक्ति सामर्थ्य बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या है कि इतनी एनर्जी, ऊर्जा होते हुए भी जिस स्तर में आज भारत को होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस स्तर पर ना होकर उससे कहीं 19। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का जनक है, बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति तो पहले नहीं था अपने कार्य के पहले। अगर इंडियन लैंग्वेज में हम भारतीय की लैंग्वेज में कहेंगे तो एवरेज पर्सन था, विद्यार्थी, एवरेज विद्यार्थी था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया। जब वो भारत आया और तालकोट स्टेडियम में उसका भाषण था, सब लोग दूर दूर से उसको देखने गए। नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, सभी गए। और एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आपका अधिक जाना कहीं होता नहीं, और आज आप अगर अपने देश से निकलकर बाहर आए हैं, तो आपने भारत को ही क्यों चुना? तो उसने कहा कि आई केम इंडिया टू पे माई ग्रेटिट्यूड। मेरी कंपनी जो उठ करके सामान्य से असामान्य परिस्थितियों में खड़ी हुई, उसमें भारतीयों का इतना बड़ा रोल है कि मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ। फिर इतना सब होते हुए यह प्रश्न मन में आता है कि इतनी युवा शक्ति, इतनी एनर्जी, इतनी श्रेष्ठता होते हुए वह ऐसा क्या है कि भारत एक समृद्धवान देश, सारी सारी चीजें उसमें होते हुए भी वह स्तर पर क्यों नहीं खड़ा हो पाया? तो मुझे 1947 की नेहरू जी की स्पीच याद आती है, जब देश स्वतंत्र हुआ था और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि इतने बलिदान स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुए, लोगों ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। इतने युवा मन जो अपने जीवन को अच्छे से जी सकते थे, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, और कितना संघर्ष हुआ और तब जाकर ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन अब जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, तो हम बहुत खुश हैं। अब आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब देश को चलाने का काम जो है वो सरकारें करेंगी। अब देश को चलाने का काम जब सरकारें करेंगी, तो आप अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ पर ध्यान दें। तो देखिए, उन्होंने कहा तो भले के लिए, लेकिन हो कुछ उल्टा गया। हुआ क्या?
लोगों ने उसको इतनी सहजता और सरलता से ले लिया कि अब यह कार्य मतलब भारत की ग्रोथ का और ये सारा कार्य जो है वो सरकारों का है, वो हमारा नहीं है। तो लोगों ने इतनी सहजता से उसको ले लिया कि अब हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ना। आज मानव अधिकार दिवस है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ कह रही हूँ। हमारा कार्य क्या हुआ कि हमारे अधिकारों के लिए हमें केवल लड़ना। लोगों ने कहा स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई, अब उसको स्वतंत्रता प्राप्त देश को सरकारें चलाएंगी, लेकिन अब हम अपने लिए लड़ना शुरू किए। लोगों को यह बात इतनी प्रतिस्पर्धा में अपनी जीवन शैली में सम्मिलित हो गए कि समय बीता और लोगों ने देश की चिंता करना छोड़ दिया। बोले अब तो स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, अब केवल करना है तो अपने लिए करना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। अब वह अधिकार जो हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, वह अधिकार देश में हो या ना हो, लेकिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमने तरह तरह के स्लोगन भी सुने हैं, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। इस तरह के स्लोगन सड़कों में दिखने लगते थे। एक स्लोगन तो और आश्चर्य कर देने वाला था कि रघुपति राघव राजा राम, पूरा वेतन आधा काम। मतलब तरह तरह की बातें समाज में उभरने लग गई अपने निजी स्वार्थ और लालच को पूरा करने के लिए, जो हम भूल गए कि देश के हित के लिए इन सब बातों का नुकसान होने वाला है। लेकिन अपने अपने हितों के लिए लोगों ने आग्रह करना शुरू कर दिया। अधिकारों की लड़ाई की ऐसी श्रृंखला चल पड़ी जिसने देश हित को, समाज हित को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो क्या हुआ? हमारे पास इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना, जब इतने इंटेलिजेंट लोग हमारे पास हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि देश की प्रगति रुक गई? आज के 6-7 साल पहले लोग कहने लग गए थे विश्व के अंदर कि भारत भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर उठ रहा है। ट्रांसपेरेंसी कंपनी ने, जो जर्मनी की कंपनी है, उसने तो ये सिद्ध कर दिया था कि भारत भ्रष्टाचार में टॉप 10 में आ रहा है, कभी 7 में, कभी 3 में, 4 में। हाँ, पाकिस्तान हमसे हमेशा ऊपर रहा, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस कगार पर 6-7 साल पहले पहुंच गए थे। ऐसा क्या घटित हुआ? तो कुछ संभावनाएं जब निकल कर आई, तो ध्यान में आता है कि हमारे पास ऊर्जा तो है, टैलेंट तो है, एनर्जी तो है, लेकिन अगर वो गलत दिशा में लग जाती है तो वह विनाश का कारण बनते समय नहीं लगाती। एक ठेकेदार की कहानी याद आती है मुझे ऐसे में कि जब वो अपना काम कराने के लिए एक नेताजी के पास पहुंचा, उसने अपना कार्य बताया और उन्होंने, नेताजी ने सुना, उस कार्य को करने के बाद उन्हें काम भी अच्छा लगा। ये उसी समय की बात है, इस पीरियड की मैं बात कर रही हूँ कि 7-8 साल पहले आज के। उन्होंने इस काम को लिया और कहा कि इतने पैसे लगेंगे, आपका ये काम हो जाएगा। उस व्यक्ति ने हाँ तो कह दिया, वो विचार करता हुआ वहां से चला गया और उन्होंने उसकी फाइल पर अप्रूव्ड लिख दिया और वो वहां से चला गया। 2-4 दिन हो गए, नेताजी को गड़बड़ लगा कि क्या पता, मैंने तो अप्रूव कर दिया उस बात को, लेकिन वो व्यक्ति तो गायब हो गया, पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने इसकी फाइल में तुरंत क्या किया, अप्रूव्ड के आगे तुरंत नॉट अप्रूव कर दिया, नॉट आगे जोड़ दिया। कुछ समय बीता, वो व्यक्ति उसके पास वापस पहुंचा और उसने कहा कि हाँ, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, अब आप बता सकते हैं मेरा काम कब तक होगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो चलो मैं देखता हूं। तो फिर वो नॉट और अप्रूव्ड के बीच में उन्होंने ई लगा दिया और काम को आगे बढ़ा दिया, यानी नोट अप्रूव्ड है। यानी भ्रष्टाचार करने के कितने माध्यम सोचने के लिए अगर हमारी एनर्जी चलती है तो इस देश का भला किस प्रकार होगा। यही दिमाग जो भ्रष्टाचार के लिए लगा वह देश की प्रगति में लगेगा तो वो कितनी उन्नति और तरक्की लाएगा। तो क्या हम इन कहानियों से शिक्षा लेकर, हम विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या आम नागरिक हो, इन बातों से शिक्षा लेकर क्या अपने निजी जीवन में इस बात को उतार सकते हैं कि इनकरप्टिबिलिटी, यानी मैं करप्ट अपने जीवन में नहीं होंगी, नहीं होऊंगा। मेरे सामने कितना भी लालच रख दिया जाए, मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। तो सोचिए, इस देश की प्रगति को क्या हम रोक सकते हैं? इतनी जनसंख्या है, अगर एक एक व्यक्ति ईमानदारी के बारे में सोचने लग जाए तो प्रगति तो अपने आप हो जाएगी। अधिकतर लोग क्या करते हैं, हर बात का जिम्मा सरकार पर थोप देते हैं। बोले घर की सफाई नहीं हो रही सामने तो सरकार जिम्मेवार, करप्शन बढ़ रहा तो सरकार जिम्मेदार। लेकिन हम सोचते हैं क्या कि छोटी छोटी जगहों पर बैठे व्यक्ति जो करप्शन के लिए जिम्मेवार हैं, उसके लिए हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। हम युवा मन हैं, समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे पास सहायता के लिए आता है,
तो हम तुरंत क्या कहते हैं, ये हमारा काम नहीं है, आप जाकर इससे संबंधित पावरफुल व्यक्ति से बात कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता। आखिर मेरा इसमें प्रश्न है कि हम क्यों नहीं कर सकते? क्या छोटी-छोटी पहल समाज में परिवर्तन नहीं ला सकती? बिल्कुल ला सकती है, केवल करने का प्रयास करने की देर होती है। समस्या कितनी भी छोटी हो, बड़ी हो, अगर उसे सुलझाने के लिए हम टाले नहीं, दूसरे को समर्पित ना कर दें, वो विचार आगे बढ़ा ना दें कि चलो मेरे पास से तो टंटा टला, मेरा काम तो हुआ, दूसरा करे, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। लेकिन अगर मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, तो लॉ संबंधी समाज की समस्याएं मेरे पास से होकर गुजरती हैं, तो क्या मैं सुलझा सकता हूं? मैं डॉक्टर हूं, तो क्या वो सेवा भाव मेरे मन में है? क्या मैं शिक्षक हूं, तो केवल किताबी ज्ञान मेरे विषय में नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में युवाओं की, जो विद्यार्थी हैं, उनकी भूमिका को बताना मेरा काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन सभी विषयों पर चिंतन करने की वर्तमान में आवश्यकता है। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन आवश्यक है। देखिए, एक एक विचारधारा आई, जिसने हमको बहुत उदासीन किया, उदासीन करके हीनता का भाव हमारे अंदर प्रकट कर दिया। जब हमारा देश स्वतंत्र था, उस स्वतंत्रता की जंजीरों से हमें छुटकारा मिला, तो जब हमारे देश से विदेशी ताकतों का जाना हुआ, उन्होंने हमें महसूस कराया कि भारत है जो है वो पिछड़ा हुआ है। भारत की सभ्यता जो है उसका उपहास करना। टीवियों में तो ये सीरियल भी आने लग गए कि विद्यार्थियों को माँ बाप का या शिक्षकों का मजाक किस किस तरह से उड़ाना है। यहां तक नैतिकता का पतन होता चला गया। जो ऊर्जा अंदर होनी चाहिए वो ऊर्जा ना लगकर वो ऊर्जा खत्म। जिसे कहते हैं कि स्वयं के व्यक्तित्व को खत्म करते हुए समाज का नुकसान भी करने कब वो अग्रणी हो जाए, आप कह नहीं सकते। हमें उदाहरण लेना चाहिए उन व्यक्तित्व का, जिन्होंने अपने लिए जीवन न जीकर अपने जीवन को इतना सार्थक बनाया कि न केवल स्वयं के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी वह जीवन काम में आया। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ आदि शंकराचार्य, जो 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में लगभग घर से बाहर चले गए थे। वह समझ इतनी कम उम्र में किस प्रकार आई होगी कि माँ, मुझे सन्यासी बनना है, इस समाज के लिए मुझे कुछ करना है, मेरी भी बाल्य अवस्था है। वो चाहते तो खेल कूद कर सकते थे, उस बाल्य अवस्था में बाकी सामान्य बच्चों की तरह जीवन बिता सकते थे। लेकिन जब समाज की चिंता सताई, तो उन्होंने कहा माँ मुझे सन्यासी बनना है। माँ ने कहा, क्योंकि माँ विधवा थी, उन्होंने कहा कि ऐसा मत बोलो, मेरे प्राण शरीर से छूट जाएंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें यह कार्य नहीं करना है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रण ले चुका हूं, मुझे सन्यासी बनना है। ऐसा कहकर अगले दिन जब वो तालाब में नहाने के लिए चले गए और तालाब में नहाने के लिए गए, तो अचानक मगरमच्छ ने उनको पैर को पकड़ा। एक विद्यार्थी ने देखा और दौड़ता गया, माँ के पास उसके बताया और माँ दौड़ी चली आई। माँ ने कहा कि अरे क्या हुआ तुझे, कहाँ नदी में फंसा पड़ा है, क्या हो गया? बोले मगरमच्छ ने पाँव पकड़ा हुआ है। तो उसने कहा माँ देखो, अभी भी कह दो कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ क्या? जैसे ही कह दोगी मैं सन्यासी बन सकता हूँ, ये मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ देगा। अरे माँ ने कहा तू बच जा और बन जा सन्यासी, मैं कहती हूँ। और ऐसा कहते ही कुछ समय बाद वो मगरमच्छ उनका पैर छोड़ देता है और वहां से उनके सन्यासी जीवन का प्रारंभ होता है। अगस्त मुनि जब घर पर आते हैं तो 8 वर्ष की उम्र ही बताई और उसमें आता है कि 8 वर्ष की उम्र ही उनकी थी। लेकिन वो कहानी बहुत बड़ी है कि 8 वर्ष की उम्र को किस प्रकार 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 करके 4 बार 32 उम्र इंस्टॉलमेंट में उनकी बढ़ाई गई और उन्होंने राष्ट्र समाज कार्य की एक नींव रखी, जिसको हम सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन को चारों मठों के रूप में भारतीयता को किस प्रकार प्रकट करने का काम एक साधारण बालक ने अपने कंधों पर उठाया। तो यह सोचना गलत है कि असाधारण कार्य, बड़े कार्य करने के लिए दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यह हमारा कार्य नहीं है। यह चिंतन हमारा ही होना चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र समाज कार्य के लिए क्या करना है। एक छोटे विचार से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि आप विचार नहीं कर सकते। आज कौन जानता है, ज्यादा नाम नहीं सुना होगा लोगों ने, लेकिन जो देश की गहराई को जानते हैं, लोगों को, उन्होंने महापुरुषों को पढ़ा होता है, तो अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, हो सकता है आप लोग जानते हो और उनके कार्यों को जानते होंगे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि जब आज मैं तीर्थाटन के लिए भारत में अन्य अन्य दिशाओं पर जाती हूँ, तो पता चलता है अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, मालवा की महारानी थी, उनके द्वारा उस छोटी सी उम्र में किस प्रकार भारतीय संस्कृति और मंदिरों को संजोने का काम भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर किया गया था। और तब जब मन टूटा था,
विधवा हो चुकी थी, त्याग का जीवन जी रही थी और महारानी होने का गुण उनके बचपन से उनके अंदर नहीं था। एक गडरिया के घर पैदा हुई, गाड़ा वगैरह चलाती थी और वहां पर चलाते हुए मल्हार राव होलकर जो मालवा के सूबेदार थे, उन्होंने छोटी अहिल्या को केवल उसके व्यक्तित्व के आधार पर पहचाना और इंदौर लाकर उस कर्मठता की ओर ढकेला कि जहां वो जानते थे कि उनके बेटे के द्वारा साम्राज्य नहीं संभाला जाएगा और अहिल्या के अंदर न्याय करने की क्षमता है, शक्ति है, तो ये हमारे मालवा के साम्राज्य को संभाल सकती है। बाल्य अवस्था का त्याग करके अपने जीवन को सार्थक करने वाले ऐसे दो उदाहरण, और युवा अवस्था की बात करती हूं तो स्वामी विवेकानंद से बढ़कर उदाहरण नहीं है कि उस युवा अवस्था जब लोग केवल चिट चैट, आपस में बातचीत, गॉसिप, हंसी ठहाका और जीवन को निरर्थक जितनी ऊर्जा है उसको बहाने में लगे रहते हैं। उसने मुझसे बात की कि नहीं की, मैंने उससे बात की थी, कल उसने ये कहा वो कहा, इसी में जीवन बीतता है। इसी जीवन की सार्थकता से ऊपर उठते हुए, सार्थक बनाते हुए स्वामी विवेकानंद ने विश्व पर्यटन म्यूट कर लें कृपया, किसी की आवाज आ रही है। विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ाया और भारत का मान बढ़ा करके विश्व के अंदर जो भारतीयता को हीन दृष्टि से देखा जाता था उसके स्वयं संवाहक बने और भारतीयता को प्रकट किया। क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूं, महारानी लक्ष्मीबाई उस युवा अवस्था का प्रतीक है कि जब उम्र अधिक नहीं थी लेकिन अपने मूल्य कर्तव्यों को समझा। पति नहीं थे, पुत्र खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने समझा कि आज मैं अगर चाहूं तो एक विधवा का जीवन ना बिताते हुए समाज के लिए एक महारानी बनकर, रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी को बचाने का कार्य मेरे कंधों पर आया है। तो दोनों हाथों में तलवारें लेकर, ना स्वयं तलवार उठाते हुए बल्कि अपनी समाज की जो उनके ऊपर जो संकट बीता था, महिलाओं की सेना को तैयार करते हुए और अग्रणी भूमिका समाज की निभाते हुए लग गई। देखिए, हर व्यक्ति काम करता है, कोई मजदूरी करता है तो कोई परिश्रम करता है। जब व्यक्ति बिना नक्शे के काम करता है, यानी अगर मान लीजिए कोई मजदूर है, अपना गड्ढा खोद रहा है, उसके पास नक्शा नहीं है और खोदता चला जा रहा है, तो जब वो बिना नक्शे के काम करता है तो वो मजदूरी कहलाती है। और जब उसके पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसके पास नक्शा है उस काम का कि क्या करना है, वह कहलाती है परिश्रम, कहलाता है व्यक्ति का। निश्चित रूप से मजदूरी करके व्यक्ति उन सभी धन जिनका उसने सपना देखा है, बहुत अच्छा घर बना सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, बंगला खरीद सकता है, जीवन को अपने सार्थक समझ सकता है। लेकिन जो परिश्रमी व्यक्ति होगा, जो ध्येय के लिए जीवन जीता है, जो क्षणिक वस्तुओं में नहीं उलझता और समाज के प्रति सोचता है, विचार के लिए अपने जीवन को खपा देता है। अगर मैं ऐसे में याद करती हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी को, जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ने के बाद वो भी अच्छी नौकरी कर सकते थे, अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने सोचा तो केवल समाज हित के लिए सोचा। और आज उनके उस स्वप्न को जब दुनिया देखती है भारतीयता की ढाल के रूप में, तो निश्चित रूप से आज वो जहां होंगे उस स्वप्न को देखकर, उस ध्येय को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती होगी। और जो धन उपार्जन करके अपने जीवन को तो अच्छे से जी गए, हो सकता है उनकी दूसरी पीढ़ी भी, उनका तीसरी पीढ़ी भी उनका नाम भूल चुकी होगी। हमारे कर्मों की श्रेष्ठता ही हमारे आने वाले जीवन में हमारे नाम को जीवित रखती है या हमें वहीं समाप्त कर देती है। आज राष्ट्र निर्माण का जो भाव है, उसका भौतिक सुख तो नहीं मिल सकता, लेकिन भावात्मक संतुष्टि जरूर हो सकती है। वो संस्कार जो न केवल हम स्वयं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी निर्वहन करने के लिए प्रेरित कर सके, ऊर्जा दे सके, या आज चिंतन करने की हमारी आवश्यकता में प्राइम होना चाहिए। और जब ये हमारी प्राइम आवश्यकता में शामिल होगा तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान जो होगी, अगर मैं लड़कियों की बात करूं, कुछ लड़कियां भी जुड़ी होंगी, कुछ मतलब दोनों शामिल होंगे इसमें, तो कहीं ना कहीं जो हमारे आदर्श हैं समाज में, हमें किस प्रकार के आदर्श बनाना है। क्या एंटरटेनर जो एंटरटेन करके जाते हैं वो हमारे आदर्श हैं? तो एक बार सोचने की आवश्यकता है, एक बार रिस्टार्ट करने की आवश्यकता है खुद को कि समाज में मनोरंजन करने वाले लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। अगर हमारा कोई आदर्श हो सकता है तो वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने राष्ट्र काल समाज के लिए कार्य किया है। अगर मैं बात करूं लड़कियों के लिए कि हमारी आदर्श कौन होना चाहिए, तो चार पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगी कि हमारी आदर्श आजकल की बहनों की जो मैं कटाक्ष नहीं करूंगी कि हीरोइनें कहीं आदर्श होती हैं या इस तरह के लोग आदर्श होते हैं जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है, लेकिन हम उन्हें आदर्श बना बैठते हैं। तो हम याद करें कि हमारी आदर्श कौन होना चाहिए।
और उनके जीवन शैली को हमें अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए। तो याद करो वो पन्ना धाय वाला पन्ना तुम ही तो। पन्ना धाय का नाम सुना होगा हमने, जिसने त्याग की प्रतिमूर्ति रखी थी। याद करो वो पन्ना धाय वाला पन्ना तुम ही तो हो, झांसी वाले झंडे की अलविजय तमन्ना तुम ही तो। तुम ही पद्मिनी हो जिसने चरित्र के लिए अपने जीवन को खपा दिया था। तुम ही पद्मिनी हो जिसने जीवन की खातिर आग चुनी, आदर्शों की किरण बांटती वर्दी वाली तुम ही तो। संसद का प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम ही तो हो, और सारे गामा पध निसा के उस पार लता हो तुम। केवल लक्ष्मी बाई लिख दूं तो भारत का पता हो तुम, भारत का पता हो तुम। ऐसे ही युवाओं में जो आदर्श होने चाहिए वो चार पंक्तियों के माध्यम से। तुम ही शकुंतल के पुत्र हो, सबने नाम सुना होगा। शकुंतल का पुत्र कौन थे? भरत थे। तुम ही शकुंतल के पुत्र हो जो दांत गिने थे शेरों के, लवकुश हो जो अवरोध बने थे अश्वमेघ के पैरों के। दीवारों पर चुने गए जो दुधमुहों का ओज तुम्ही, गजनी को ललकार भगाने वाला राजा भोज तुम्ही। दर्शन हो, अपनी शक्ति को पहचानो। दर्शन हो, विज्ञान तुम्ही हो, कल हो तुम इतिहास हो, पत्थर में भगवान बसा दे तुम ऐसा विश्वास हो। दशानन की भरी सभा में तुम अंगद का पांव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दाव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दाव। इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर, जिन्होंने अपने जीवन को अपने समाज के लिए नहीं सोचा, अगर वो हमारे महापुरुष होंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छी दिशा की ओर अग्रणी होगा और प्रगतिवान होगा। क्योंकि आज समय सीमा में अपने शब्दों को बांधकर मैं कुछ विषयों को स्पर्श नहीं कर पाई। विचार तो अनंत हैं और उनकी सीमा भी अनंत है। सिर्फ दो करणीय कार्यों के साथ मैं अपनी वाणी को ही समाप्त कर दूंगी कि आज सचेत रहने की ये आवश्यकता है कि मीडिया जगत का जमाना है, और मीडिया जगत में जो कंटेंट भारतीय संस्कृति के खिलाफ चलते हैं और भारतीय संस्कृति पर आक्रमण के रूप में हो रहे हैं, उनसे आप सभी को सचेत होने की आवश्यकता है। आपकी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीयता का प्रवाह निरंतर बढ़ता रहे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज हम जिन यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, जेएनयू, एएमयू, जहां से राष्ट्रद्रोह की भावनाएं देश भर में प्रचारित होती हैं, उनका उत्तर हमारे भूमि से निकलना चाहिए। उसके लिए प्लेटफॉर्म है। आज हमें आवश्यकता नहीं है कि हम किसी के माध्यम से इस बात को कहें। ट्विटर है, फेसबुक है, वहां विचारों के संवाहक बनिए और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से कहिए। उनको केवल फोटो सेशन तक सम्मिलित मत रखिए। इस आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और हम जब पुनः बहुत बातें हैं, हम पुनः उन बातों को फिर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।